नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हम लोग कई बार पहले भी मिल चुके हैं और क्लासेस भी कई बार साथ में चल चुकी हैं, लेकिन अब एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है और क्लासेस कंटिन्यू हैं। आप लोग अगर एडमिशन ले चुके हैं तो ऐप पे क्लास मिलेगी। उसके बाद अभी हमारी नई बैच चालू हो रही है आज से, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि जिनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे कि अगर मैंने इसके पहले जब हम मिले थे तो मैंने 3 चीजें बताई थी परीक्षा में सफलता के लिए। क्या 3 चीजें थी? पहला था हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस था, ठीक है, सिलेबस था। उसके बाद मैंने बताया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस, ठीक है। ये 3 चीज मैंने बताया था कि अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो अभी डिस्कस नहीं हो पाएंगे, उसके लिए टाइम चाहिए, उसको हम बताएंगे कैसे डिस्कस करना है। प्रैक्टिस की भी बात हम करेंगे इसी सेशन में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 3 चीज डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करेंगे एग्जाम का, ठीक है, कि कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको। सिलेबस तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए और संक्षिप्त में डिस्कस कर पाए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट की, कि कौन कौन सी किताब अगर स्वतः आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद अंतिम में डिस्कस करेंगे रणनीति की, कि क्या रणनीति हो कि जिसके हिसाब से आप निश्चित अपनी सफलता को कर पाए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले चलते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम जैसे देखिए, अब हम जब पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो ये इसमें जो हमारी क्लास अभी चल रही है, इसमें हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी नेट और जेआरएफ जो होता है एग्जाम, उसके लिए क्लासेस इसमें इंक्लूड नहीं है, उसकी क्लासेस सेपरेट चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी जो आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावित है, जुलाई लास्ट तक इनकी वैकेंसी आ सकती है, पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड की, ठीक है, एलटी ग्रेड की 3 एग्जाम। तो इन तीनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले 2 से 3 महीने में, कैसे हम चीजों को कंप्लीट कर पाए। अब देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे छोटा सिलेबस इसका है, देन थोड़ा पॉइंट इसमें जोड़ेंगे इसका है, फिर अंतिम में सबसे बड़ा सिलेबस इसका है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं टीजीटी का सिलेबस, ठीक है, उसी में हम लोग ऐड करते जाएंगे कुछ चीजें, तो सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। बात करें टीजीटी की तो 3 चीजें हमको पढ़ना पड़ता है। पहला क्या है हमारा, राजनीतिक विचारक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत, फिर हमारा आता है भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था या फिर कह सकते हैं राज व्यवस्था। ये हमारा मोटा मोटा अगर हम पढ़ रहे हैं किसको, अपने टीजीटी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। अच्छा, यहाँ पे देखिए सोशल साइंस के तहत हम पढ़ेंगे टीजीटी में, तो यहाँ पे देखिए 3 हिस्से हैं। मैं थोड़ा सा वेटेज भी बता दूं इनका। वेटेज इसलिए जरूरी है क्योंकि कहां पे आप कितना फोकस करेंगे। अगर आपके टोटल जो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको परसेंटेज में अगर हम बांट दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 40% क्वेश्चन, ठीक है, लगभग ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग आपके 40% क्वेश्चन यहां से आएंगे और 40% क्वेश्चन यहां से आएंगे। थोड़ा मैंने किनारे लिखे इसको, और इन दोनों को मिला के 60% क्वेश्चन लगभग आएंगे। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, मतलब 30%, 30%, 40%। तो आप देखेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान का जो वेटेज है वो ज्यादा है, और इसके बाद इन दोनों का वेटेज भी ज्यादा है। लेकिन इसमें जो सबसे कठिन पार्ट होता है वो होता है सिद्धांत। कठिन है नहीं एक्चुअली, जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला है। इसमें भी समझना है, लेकिन इसको बार बार आप कहीं ना कहीं, जैसे जीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे अनभिज्ञ नहीं रहते। इसको आपने पढ़ रखा होता है और ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होता। लेकिन हाँ, मेहनत की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए इसमें। और विचारक सबसे सरल पार्ट होता है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान से और तरीके से पढ़ना होता है। नहीं तो क्वेश्चन आप, हो सकता है 30 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन आसानी से कर लो, 20-22 आसानी से कर लो, लेकिन अगर 2-4 क्वेश्चन भी छूट गए और 4 नंबर का खेल है, समझ रहे हैं, तो मुश्किल आ जाएगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं इसको एक एक करके। देखिए, सिलेबस हमारे पास आयोग का है,
ठीक है, आयोग का सिलेबस है उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर विचारक की हम बात करें तो विचारक दो भागों में बांट सकते हैं आप। एक तो हो गए आपके पाश्चात्य विचारक और हो गए भारतीय विचारक। ठीक है, पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक, इसमें हम लोग बांट देंगे। अच्छा, भारतीय विचारकों की बात करें तो ये बहुत छोटा सिलेबस है। इसमें क्या लिखा गया है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मनु, कौटिल्य और गांधी। मनु, कौटिल्य, गांधी, ठीक है, इतना ही तीन चीज दे रखी है, मनु, कौटिल्य, गांधी। लेकिन अगर इसको हम अलग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, यहां समझाने के लिए लिखा गया है। तो मनु, कौटिल्य, गांधी को अगर हम पढ़ें तो बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत जल्दी अगर आप ठीक से पढ़ें तो 2-3 दिन में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ के पढ़ना है, एक बार पढ़ना और केवल गो थ्रू हो लेना पढ़ना नहीं होता। पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना होता है, समझना होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने होते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना होता है, तब जाके आप पेपर देने लायक सच में होते हैं। अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो इससे भी कई गुना ज्यादा करके बैठते हैं। लेकिन हाँ, एक सही तरीके से अगर आप पढ़ें तो कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिए, भारतीय विचारकों में मनु, कौटिल्य, गांधी हो गए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इतने ही आते हैं? नहीं, और भी चीजें आते हैं जो कि सिलेबस में वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के जो पहले प्रश्न हो चुके हैं, प्रश्न पत्र, उनको देखना क्यों जरूरी है। उनको आप देखेंगे तो ये चीजें पाएंगे कि आप पाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अब यहां पे आपके आ जाएंगे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बाद आप यहां पे देखें तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, हमने लिख लिया, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोखले जो हैं, अब देखिए यहां पे जो हम ये बात कर रहे हैं नेहरू की, भीमराव अंबेडकर की, बाल गंगाधर तिलक की, और उसके बाद जो बातें कर रहे हैं किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पे एक दो चीजें हैं कि ये लोग, देखिए मेन तो आपका यही सिलेबस है जो मैंने बताया, लेकिन यहां से जो आधुनिक भारत से इनके विचार आ जाते हैं, इस स्तर का नहीं आता है, लेकिन आधुनिक भारत से इनके विचार आ जाते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, फोकस ज्यादा इन्हीं पर रहेगा, लेकिन इनको आधुनिक भारत वाले हिस्सों में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इनके विचारकों को, ठीक है, तो उस स्तर पे आएगा। लेकिन ये तो हो गया आपका मनु, कौटिल्य, गांधी, ये आपका दिया हुआ है, इसको आप जब सिलेबस में जाएंगे तो वहां पे समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पाश्चात्य विचारकों की, अपने पाश्चात्य विचारकों पे जाएं, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक, पाश्चात्य विचारकों पे जाएं, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं ये। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पे जाएं तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन ग्रीक थिंकर, ठीक है, जो एंशिएंट ग्रीक थिंकर है। तो इनमें आपका सीधा सा है प्लेटो है, अरस्तु है, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, एकदम क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम हॉब्स, लॉक, रूसो, जो सिलेबस में है वो बता रहा हूं अभी मैं आपको, हॉब्स, लॉक, रूसो। उसके बाद आप पढ़ते हैं मिल, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको जो पढ़ना पड़ता है, आप सीधे आ जाते हैं मार्क्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं, क्या है मैं बता रहा हूं कि सिलेबस में क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस में दी नहीं गई हैं लेकिन आती हैं, जैसे मार्सिलियो ऑफ पेदुआ, ठीक है, मैकियावेली, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि आप प्रश्न उठा के देखेंगे तो इनसे संबंधित है। अब देखिए कहीं कहीं कुछ लोग, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर बोधा सिलेबस में नहीं है,
मैंने बोला देखो बोधा नहीं है सिलेबस में, लेकिन जब बात संप्रभुता की आती है तो संप्रभुता आप सिद्धांत में पढ़ते हैं, तो सिद्धांत में आप बोधा को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप सिद्धांत को और पाश्चात्य विचारकों को, ठीक है, अगर आप सोचे कि पूरा जो प्रश्न आता है आपके पेपर में, ये सोचे कि हम पाश्चात्य विचारक पढ़ के सिर्फ उसके क्वेश्चन कर लें तो पॉसिबल नहीं है, सिद्धांत पढ़ के सिर्फ उसके क्वेश्चन कर लें तो भी ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक दोनों पढ़ेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है कि पहले आप एक एक रीडिंग ले लीजिए, फिर उसके बाद पूरा कीजिए, ठीक है, दोनों एक एक बार पढ़ लीजिए। अन्यथा क्या कीजिए कि कुछ चैप्टर है उनको साथ उनके पढ़ा जाता है। जैसे अगर आप देखें, आप जब हॉब्स लॉ रूसो को पढ़ेंगे तो आप राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को जब पढ़ेंगे तो वहां जोड़ के पढ़ सकते हैं इनके साथ, ठीक है। लेकिन इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ही फोकस किया है, अदर सिद्धांत माने नहीं है, तो इसलिए कुछ चीजें जोड़ के साथ लेके पढ़ेंगे। आगे आप रहेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे कौन से चैप्टर के साथ क्या पढ़ा जाए कि एक सटीक तैयारी हो जाए, ताकि समझ अच्छी विकसित हो, आप क्वेश्चन को ज्यादा सही तरीके से कर पाए। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन भी आपको अतिरिक्त में पढ़ना पड़ जाएगा, टीएच ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन को पढ़ना क्यों जरूरी है, जैसे कि मैकियावेली मैंने बताया, मैकियावेली यहां पे लिख लीजिए। मैकियावेली सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि पीजीटी की बात करें तो वहां पे आपको हीगल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अभी टीजीटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जैसे ये पीजीटी का सिलेबस हो जाता है, जब इतनी चीजें हम लिख देते हैं तो ये पीजीटी का पाश्चात्य विचारकों का सिलेबस हो जाता है, लेकिन उसके साथ ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मॉन्टेस्क्यू वगैरह भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि अगर टीजीटी में ही हम थोड़ा सा जोड़ देंगे तो पीजीटी का सिलेबस बनेगा, इसी में कुछ ऐसा अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि एक दो थिंकर से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पीजीटी का पूरा जो आयोग का ही सिलेबस है उसको आपको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आपके विचारक। अब आ जाते हैं हम सिद्धांत पे। अगर हम आए, सिद्धांत जो कि आपके विचारकों के साथ पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं पहले पढ़िए, लेकिन विश्वास मानिए विचारकों को अगर आप पहले पढ़ लेंगे थोड़ी सुविधा होगी, सिद्धांत को पढ़ेंगे थोड़ी और सुविधा होगी, लेकिन जब फिर भी आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए आप कोई ऐसे कंप्यूटर तो है नहीं डेटा डाल दिया गया और याद हो गया। अगर आप मान लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत आ गया, जो कि क्वेश्चन खूब आते हैं, तो आपको एक बार जाके पीछे विचारकों को देखना ही पड़ेगा कि अच्छा जो हॉब्स लॉ रूसो है इन्होंने सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, रक्त से उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, बहुत से इस तरह से सिद्धांत दिए गए हैं। तो वहां पे आप कंपेयर करेंगे, तो ऐसा मैं बताऊंगा अपनी क्लास में कि कौन सा टॉपिक किसके साथ लेके पढ़ें, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, इसको पढ़ें। लेकिन वो हम आगे जब क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है वो सिलेबस का है। तो सिद्धांत में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्य की परिभाषा, राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति हो गई, राज्य की परिभाषा हो गई, और उसके साथ जो है राज्य के महत्वपूर्ण तत्व, विभिन्न तत्व या प्रमुख तत्व, ठीक है। हालांकि तत्व को परिभाषा में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो विभिन्न सिद्धांतों को, जो विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको देखते हैं। अवधारणाओं में जैसे क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाद हो गया, उदारवाद हो गया, ठीक है आपका। उसके बाद आप देखेंगे व्यक्तिवाद, उदार, अच्छा ये जब यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो अवधारणाओं में आपको इसका भी एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आप उदारवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है, उदारवाद, व्यक्तिवाद, आप देखेंगे कि ये सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप देखेंगे फेबियनवाद हो गया, अधिनायकवाद हो गया, आप देखेंगे सर्वाधिकारवाद हो गया, सर्वाधिकारवाद हो गया। ये वाद की बात बता रहा हूं, जो सिद्धांत हैं। बाकी हम यहाँ पे स्वतंत्रता, संप्रभुता, ठीक है, ये न्याय, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सर्वाधिकारवाद में भी दो बात पढ़ते हैं, एक आप कह सकते हैं कि फांसीवाद हो गया, यहाँ पे नाजीवाद हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसके साथ जब ये सारी चीजें जुड़ी हैं, जहां पे देखिए उदारवाद, व्यक्तिवाद आ जाएगा तो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, ये सारी भावना आ जाएगी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता,
समानता, संप्रभुता, ये सारी चीजें अवधारणाएं हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके साथ इसी में ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब कहाँ पे आएगा, सिद्धांत में आ जाएगा। न्याय यहाँ पे आ जाएगा, आपको न्याय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत जो भी सिद्धांत हमारे न्याय के दिए हैं। इसके साथ ही आगे अगर हम बढ़ें तो आपको दंड के सिद्धांत पढ़ने होंगे, दंड के सिद्धांत, आपको विधि के बारे में पढ़ना होगा, कानून से संबंधित कानून के जो सिद्धांत हैं। उसके बाद आपको वैज्ञानिक समाजवाद, अब वैज्ञानिक समाजवाद जब पढ़ेंगे तो अंतिम में आपको फिर मार्क्स के पास जाना होगा, कार्ल मार्क्स के जो हमने सिद्धांत में ये देख रहे हैं जिसको, वहां पे आपको विचारकों में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप एक चीज यहाँ पे समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सिलेबस तो आपको रिटर्न कहीं भी मिल जाएगा, तो सिलेबस इतना बड़ा मुद्दा नहीं है समझना कि किसके बाद क्या आएगा और क्या नहीं पढ़ना है। आपको समझना है कि हमको कैसे पढ़ना है, सिलेबस का अधिकतम उपयोग क्या करना है। अब यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद के साथ आप देखेंगे मार्क्स को पढ़ेंगे तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो सिद्धांत है और जो विचारक है एक दूसरे के बिना जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, पूरक है एक दूसरे के। तो दोनों को साथ में लेके चलना होगा और पहले इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे की जर्नी अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट सिद्धांत भी पढ़ने लगे, अगर खुद से पढ़ेंगे, किताब में बताऊंगा, अभी किताब भी लीजिएगा, डायरेक्ट खुद से सिद्धांत पढ़ने लगे तो विश्वास मानिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, भारी कठिनाई, और आपका टाइम बर्बाद जाएगा। हाँ, सिद्धांत आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको एक बेहतर अनुभवी शिक्षक पढ़ाए, तो सिद्धांत पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, वो आपको एकदम क्लियरिटी से करते हुए, कठिन होते हुए भी आपको एहसास नहीं लगेगा कि सर बिल्कुल कठिन पढ़ा रहे हैं। अनुभवी शिक्षक रहेगा तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएगा और पढ़ा भी जाता है। बहुत से जो है सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है पहले सिद्धांत से ही चालू करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए है कि पहले विचारकों को एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बहुत सी शब्दावली जो ऐसी आती है जिसको आपको समझने में दिक्कत आई है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं भारतीय राज व्यवस्था पर। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, ऐसा आप कर लीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, ये एक ऐसा हिस्सा है कि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि संसद का चुनाव भी हुआ, न्यायपालिका है, ठीक है, हमारे मूल अधिकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 है, 16 है, 15 है, ये सारी चीजें हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन से जुड़े हुए हैं। तो व्यवहारिक है, हालांकि ये बड़ा है, सिलेबस कठिन है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। इसमें बस क्या करना है कि आपको बस टाइम देना है, सिलेबस बड़ा होने के बाद भी टाइम देना है, और टाइम देना आपका वर्थ इट होगा, क्योंकि ज्यादातर आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो पाएंगे इसका वेटेज खूब है, और ये स्कोर कराने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्कोर कराने में। लेकिन मुद्दा स्कोर का नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जो है सिलेक्शन अपना कैसे लेंगे, क्योंकि स्कोर करने से काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि ज्यादातर लड़के ज्यादातर अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा मेरे सिलेबस से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब सिंगल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ये महाभियोग, या उनको जो है निर्वाचित करने या पद त्याग पत्र जो उनको दिया जाता है, मतलब कि पद छोड़ने का, उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि प्रश्न में दे दे कि क्या जो है लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, तो ये दोनों एक ही बात होती है, यहां पे आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है। ऐसे बहुत से मामले मिलेंगे जहां पे दो पक्षी बातें चलती हैं। जैसे मान लीजिए कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होता कि उस पर संशोधन करे या परिवर्तन की बात करे, सिर्फ सिफारिश करती है, वो भी 14 दिन के अंदर, नहीं तो फिर वापस वो आ जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो राज्यसभा को अपने आप ये चीजें काटते जाएंगे। जैसे कोई विधेयक होता है तो 5 चरणों में साधारण विधेयक पारित होता है। पहला पठन होता है उसका, ठीक है, पहले पठन में क्या होता है कि उसको कुल मिला के पब्लिश करना होता है गवर्नमेंट गैजेट में। गवर्नमेंट गैजेट में उसको नोटिस दिया जाता है, अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है, गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश होता है, या तो पहले पब्लिश हो चुका है तो कोई बात नहीं है, बाद में उसको प्रस्तुत करने के बाद पब्लिश किया जाता है। तो यही पहला पठन होता है, कोई प्रोसेस ही ज्यादा नहीं है। सेकंड जो पठन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है, चर्चा होती है, संसदीय समितियां जो होती है उनके पास भेजा जाता है, फिर उसकी समीक्षा की जाती है, उसके बाद संशोधन वगैरह भी इसी में होते हैं। थर्ड प्रक्रिया में उसमें वोटिंग होती है उसके बाद। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये तो जनरल प्रोसेस मैंने बता दिया, लेकिन आप देखेंगे कि धन विधेयक हो गया, ठीक है,
अब इस धन विधेयक में क्या प्रॉब्लम है? धन विधेयक में प्रॉब्लम है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, अदर में सदन में लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपति लौटा ही नहीं सकता, उसको अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 में। तो ये सब चीजें जब मैं बता रहा हूं कि साधारण विधेयक का ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अपने दिमाग से थोड़ा एप्लीकेबल करना होगा कि सर ने संविधान संशोधन में पढ़ाया है, क्योंकि बार बार मैं तुलना नहीं कर सकता ना घूम के कि अच्छा ये चीज यहाँ पे, ये चीज पॉसिबली मैं करूंगा। हाँ, ये सब चीजें क्लियर तब होंगी जब हमारे साथ आप प्रैक्टिस सेट में रहेंगे, बाकी आप अपने दिमाग से खुद भी थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इसकी बात करें तो इसका सिलेबस तो काफी बड़ा है, लेकिन यह है कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले हम संविधान का अपना पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि देखेंगे कि भैया कैसे आए। शुरुआत हम वहीं से करेंगे। कहां से करेंगे? इसकी शुरुआत हम करते हैं कि जब हमारे देश में क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे क्या शासन था, संविधान और संविधानवाद से चर्चा चालू करते हैं इसको, फिर पृष्ठभूमि पे आते हैं। ठीक है, इसमें संविधानवाद भी रहेगा। उसके बाद वहां पे हम देखते हैं कि जो एक्ट आए, इसके पहले क्या व्यवस्था थी, फिर जो पहला कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद कंपनी को एक्ट करने पे 20-20 साल पे एक्ट आते रहे। फिर उसके बाद 1909 जो 3 परिषद अधिनियम आए, परिषद अधिनियम के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम आया। फिर उसके बाद कैसे हमारी संविधान सभा, उसी के दौरान पढ़ेंगे कैसे गठित हुई, क्या प्रोसेस रहा, क्या मांगे रही। ठीक है, उसी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारतीय विचारक थे उसमें योगदान उन्होंने कैसे दिया, क्या मांगे कि एक स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज क्या है। ठीक है, स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर होता है, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग उठी, ठीक है, स्वराज की मांग उठी। फिर उसी में जब हम संविधान सभा बन रही थी तो उसी में समय हमारा देश आजाद हो गया, 1947 का एक्ट आ गया। उसमें देश में क्या परिस्थितियां आई, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, उसी में हम बहुत से वाद को वगैरह भी आगे चल के पढ़ेंगे कि ये बेरूबाड़ी बात क्या था। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसके ये पृष्ठभूमि वगैरह में हो गई। ठीक है, संविधान का निर्माण इसी क्रम में देखेंगे। संविधान का निर्माण देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान के निर्माण के समय उद्देशिका प्रस्तुत की गई, बाद में चल के वो प्रस्तावना बनी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके विभिन्न स्रोत देखेंगे, कहां से स्रोत लिया है, अनुसूचियों को देखेंगे, ये अनुसूचिया स्रोत सब एक साथ आएगा। ठीक है, उसी क्रम में हम चलेंगे तो हम देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम नागरिकता को देखेंगे। नागरिकता को देखेंगे। नागरिकता को हम देखने के बाद हम आ जाएंगे किस पे, मूल अधिकारों पे आ जाएंगे। मूल अधिकारों के बाद हम राज्य के नीति देशक तत्वों को देखेंगे। फिर मूल कर्तव्यों को देखेंगे। मूल कर्तव्यों के बाद हम आ जाएंगे आपके संघीय सरकार पे, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, संसदीय व्यवस्था हो गई, सीएजी हो गया। ठीक है, उसी में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बार बार एक ही चीज को लिखने का मतलब नहीं होता। अभी मैं सिलेबस आपको पूरा दिखाता हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट हम राज्य व्यवस्था के तहत देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं भी बता रहा हूं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे सिलेबस दिया है, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, तुलनात्मक तरीके से। और ये चीज भी जो थिंकर की बात मैं कह रहा हूँ, थिंकर और सिद्धांत की, वहां भी तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, आपको तुलना कराएंगे। देखिए ये चीज वहां पे थी, साथ के साथ में क्लास में रिवीजन कराऊंगा। अभी तो हम सिलेबस समझ रहे हैं, तो जनरलाइज जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्प मिलेगी कि वो भी तुलना करके पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट पे जाएंगे तो वहां की जो विधानमंडल है उसको देखेंगे। फिर निर्वाचन आयोग वगैरह को हम साथ में यहाँ देखते हुए चलेंगे, सीएजी को यहाँ देखेंगे। फिर वहां राज्य विधानमंडल में हम लोग राज्यपाल को देखेंगे, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति को देखा था। ठीक है, इस जैसे हम संसद सिस्टम में लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर वगैरह को देखेंगे, सारा प्रोसेस वहां पे भी देखेंगे। अगर कहीं विधान परिषद है तो उसका हम देखेंगे। फिर न्यायपालिका वहां की देखेंगे। और वैसे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, न्यायपालिका ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, यहाँ पे हाई कोर्ट पढ़ लिया, फिर वहां पे हम गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लिया। नहीं, हम लोग कोर्ट को पूरा एक साथ लेके चलेंगे तुलना करते हुए। जब पढ़ेंगे हम लोग, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसके साथ बगल में राज्यपाल को लेते हुए चलेंगे। देखिए दिखाएंगे, देखो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, सैन्य का मामला हो गया, अगर बात करें कि उनकी जो पावर होती है, न्यायिक पावर होती है सजा माफ करने की,
ठीक है, तो ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे राष्ट्रपति है, सैन्य मामलों के साथ जो है किसी का मृत्युदंड माफ कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता ना। ये सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो बगल में हम मुख्यमंत्री की भी तुलना करते चलेंगे, देखिए इनके पास ये पावर नहीं होती, इनके पास ये पावर होती है। तो साथ के साथ सिलेबस तेज भी चलेगा और हमारा तुलनात्मक तरीके से कवर भी होता रहेगा और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम हो गया। फिर विभिन्न जो हमारे पास कह सकते हैं संस्थाएं हैं, ठीक है, उन संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आईबी हो गया और ये भी हो गया, रिसर्च विंग हमारे हो गए। उसके बाद कह सकते हैं आप नीति आयोग हो गया, योजना आयोग जैसे उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। फिर एसटी एससी जो विभिन्न उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण वगैरह की बात की गई है। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम अपने संविधान का सिलेबस, भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखिए ये तो हो गया टीजीटी का सिलेबस। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो अगर एलटी की बात करें, एलटी की, तो टीजीटी में आप केवल फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति अगर जोड़ दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, एलटी का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, एलटी का सिलेबस हो जाएगा। अगर ये एलटी का हो गया, इसी में अगर हम बोलें कि भैया पीजीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है, ये आपका एलटी का हो गया। तो भैया बोले पीजीटी का क्या है, तो पीजीटी में 3 चीजें और आ जाएंगी। जैसे इसमें देखिए थोड़ा सा अलग ही पेज लेते हैं, मैं समझाता हूं, उसके बाद सिलेबस आपको दिखा दूंगा। पीजीटी का क्या है, देखिए 3 चीजें, जैसे कि आप कह सकते हैं राजनीतिक विचारक, भारतीय और पाश्चात्य, इसमें दोनों आ जाएंगे। सिद्धांत, उसके बाद हमने देखा संविधान, यहां केवल लिखते हैं समझने के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके बाद हम लोग यहां पे आते हैं तुलनात्मक राजनीति, भारतीय लोक प्रशासन, ठीक है, और यहां पे आएगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति। यहां पे ऐसे ऊपर लिख देते हैं, यहां पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्लस यहाँ पे विदेश नीति भी रहेगा, विदेश नीति। अब यहाँ पे देखिए हमने जो टीजीटी के लिए और एलटी के लिए पढ़ा कुल मिलाकर यही था, और यहाँ पे थोड़ा सा विदेश नीति था। अंतरराष्ट्रीय संबंध जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ विदेश नीति भी एक प्रकार से अलग नहीं है, कुछ मतलब थोड़ा सा अलग तो पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ वो कंप्लीट होता चला जाएगा, उसको बहुत अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो 2 टॉपिक हैं, तुलनात्मक राजनीति और लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी टफ पड़ता है। देखिए अगर आप यहाँ पे पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस में दिखा दूंगा, तो यहाँ पे क्या है कि वैसे ये तो बहुत जल्दी से आपका तैयार होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जरूरी भी है। क्वेश्चन देखिए तो पीजीटी में भी क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है आपके आएंगे 125 क्वेश्चन में, इनमें क्या है कि आपके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, 10 तब भी 20-25 क्वेश्चन प्लस रहेगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार, देखिए ऐसा नहीं कितने ही आएंगे, कम ज्यादा होते रहते हैं। ये आपका गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि अगर इतना पढ़ा और ये ना पढ़ा और ये टफ भी पड़ेगा, टफ पढ़ने का मतलब है आपके लिए पूरी तरह से नया है। तुलनात्मक राजनीति आपने पढ़ रखी है, तब भी आप जानते होंगे कि क्वेश्चन जो है लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लोक प्रशासन को क्या ही बोले, थोड़ा सा आपने पीजी के दौरान तो पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप देखें जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं सिविल सर्विसेज तक की, इवन उसमें तो लोक प्रशासन अलग ही सब्जेक्ट रखा जाता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं रहता। तो इसको भी समझदारी के साथ पढ़ना है। जैसे बीएल फड़िया वगैरह को आप लेके पढ़ने लगे तो बहुत मोटी किताब है, इवन आप देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था से भी ज्यादा मोटी किताब मिलेगी, तो थोड़ा समझदारी से पढ़ना। इसमें मैं तो कहूंगा कोई किताब रिकमेंड नहीं करता मैं, आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ने हैं लोक प्रशासन के लिए जो बताया जाए क्लास में, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है, प्रभुदत्त शर्मा या बीएल फड़िया को इसमें पढ़ सकते, किताब भी बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध राजनीति, ठीक है, ये करंट के इशू को लेके थोड़ा चलना है, विदेश नीति जो पॉलिसी हमारा सिनेरियो चल रहा है, और थोड़ा सा कुछ किताबें हैं इसमें मैं रिकमेंड करूंगा। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस। चलिए एक बार मैं सिलेबस आपको जो गवर्नमेंट अपना सिलेबस है वो दिखा देता हूं पूरा। देखिए ये सिलेबस लगा है, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, आपको दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे, देखिए थोड़ा सा देखिएगा। ओरिजिनल सिलेबस मैंने जानबूझ के दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं समझाऊंगा जो कि नहीं थी ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं,
ये जो हमको पेपर हम देने आते हैं पीजीटी का, उसका सिलेबस है। अब ज्यादा बड़ा करने पे ये ब्लर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको देखिए पहले सिद्धांत दे रखा है, ठीक है, सिद्धांत दे रखा है। अगर हम बात करें अपने विचारकों की, तो राजनीतिक जो दार्शनिक है यहाँ पे दे रखा है, मैं कार्ड दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इस पे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे दार्शनिक का सिलेबस है। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्लेटो, अरस्तु। अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ तो रहा हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा, ब्राइटनेस थोड़ा कम ज्यादा कीजिएगा फोन की, दिखे क्योंकि ये व्हाइट कलर में है और ये एकदम एग्जैक्ट आ नहीं पाएगा। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू मैंने बताया था पीजीटी का है, टीजीटी मॉन्टेस्क्यू नहीं है। अब रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ठीक है, माओ से तुंग, ये देखिए माओ से तुंग भी है इसमें। अब देखिए ग्रीन, हीगल वगैरह है नहीं, मैकियावेली भी नहीं है, ध्यान दिया आपने, पीजीटी में भी नहीं है, टीजीटी में भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे बोधा भी तो नहीं है, लेकिन बोधा नहीं पढ़ना है, सिद्धांत के साथ जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ले दे के पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद अगर देखें आपकी राजनीति सिद्धांत की, तो परिभाषा, विषय क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियां, ठीक है, और वही ये विशेषताएं, संप्रभुता, एकलवादी, ये संप्रभुता के प्रकार दे रखा है। तो संप्रभुता में आ जाएगा कानून, आ जाएगा स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ठीक है, ये सब आ जाएगा, व्यक्तिवाद, उदारवाद, ये सब सारी चीजें, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इस तरह की चीजें, अधिनायकवाद, ये सारी चीजें जो हम देख चुके हैं, यही सारी चीजें। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें, जो कि अगर देखें तुलनात्मक राजनीति का सिलेबस क्या है, वहां पे मैंने नहीं बताया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना था आपको। संघवाद, ठीक है, अब संघवाद ये सब जब हम राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था का अपना संविधान वाला सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर काफी हद तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। प्रवृत्तियां, समस्याएं क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्यवस्थापिका को। देखिए ये सब जो डैश दिया है ये उसी के अंदर पढ़ना है। व्यवस्थापिका में क्या देखेंगे, संरचना, कार्य, फिर यहाँ पे कार्यपालिका को देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा समझिए कार्यपालिका को अपना पढ़ना है, कार्यपालिका की क्या संरचना होती है, क्या कार्य होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें कैसे काम होती है, उसकी स्थिति क्या होती है। फिर न्यायपालिका को देखेंगे। अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो आपको बहुत इजी से, मैं चाहूं तो आपको संविधान के साथ ही इसको पढ़ा दूं, लेकिन क्या होता है कि आप संविधान को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद 2 से 3 रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। जब आपका रिवीजन हो रहेगा तो यहाँ पे समझने में ज्यादा सरलता होगी। जैसे मैं पढ़ाऊं तो आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, लेकिन अगर 1 हफ्ते 15 दिन बाद पूछूं तो आप भूले से रहेंगे। तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम से स्थायी होगा तब हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उसके बाद नौकरशाही को देखेंगे, राजनीतिक दल को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अवधारणाएं हैं लोकमत से संबंधित, उनको देखेंगे, जैसे विभिन्न देशों के, जो भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, चीन वगैरह की कुछ विशेषताओं का भी संदर्भ लेंगे, संविधान का हम लेंगे, संविधानों की तुलना से ही संबंध होता है इसका। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत और व्यवहार देखेंगे, प्रमुख अवधारणाएं जो है, शक्ति के देखेंगे, भैया शक्ति का क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखें तो शक्ति का क्या महत्व है, ठीक है। विभिन्न जो प्रवृत्तियां इसमें चल रही है, मुख्य प्रवृत्तियां, और जो पहले थी शीत युद्ध हो, तनाव हो गया, शिथिलता हो गया, जैसे भी देखेंगे यूक्रेन। हम करंट के सिनेरियो को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि करंट का सिनेरियो क्या है, ठीक है। निशस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दे देखेंगे, तृतीय विश्व से संबंधित देखेंगे, जो ऐसे अफ्रीका वगैरह के 2 देश हैं वहां पे, ठीक है। विदेश नीति दिखेंगे, तो यहाँ पे हम यूएन और अमेरिका और रूस और चीन। हाँ देखिए विदेश नीति में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। विदेश नीति में यूएसए है, रूस है और चीन है, इन्हीं 3 को पढ़ना है। श्रीलंका वगैरह में नहीं जाना है। हाँ एलटी में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वहां पे श्रीलंका वगैरह को पढ़ लेना, यहाँ पे चीन वगैरह को पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे, 1-2 देश का है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोक प्रशासन पे हम आ जाते हैं, लोक प्रशासन पे, पब एड में भी थोड़ा सिद्धांत और व्यवहार को थोड़ा सा समझदारी के साथ पढ़ना है। उसके बाद अंतिम में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब ये डिटेल है सिलेबस, इसको जब हम पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, मुझे पता है क्योंकि पूरी तरह से नया है। थिंकर को तो प्लेटो और अरस्तु पहले भी आपने सुन रखा होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अब प्रशासन का तरीका क्या है, व्यवहार क्या है, निर्णय आप कैसे लेंगे, नेतृत्व आप कैसे करेंगे, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन से संबंधित चीज है, जो निकाय वगैरह होता है, आयोग होता है, कार्मिक प्रशासन होता है, ठीक है, पदोन्नति हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे लोक प्रशासन में। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको समझाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में एक एक वर्ड जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पुराने हैं तो भी आपको, मुझे लगता है कि बहुत सहज नहीं होंगे इन सब्जेक्टों में। और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि आपको जब हम पढ़ाएं तो भागे ना जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी भागे ना, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करते हुए चलें। अब देखिए ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, किताब। एक एक इसको ऐसा करते हैं, पीछे वाले पेज पे ही करते हैं जहां मैंने सिलेबस समझाया था। हाँ देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय विचारकों की, ठीक है, तो इसमें
देखिए इसमें देखिए पाश्चात्य हो गया इधर, उधर हो गए भारतीय विचारक, ठीक है, पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक। तो अगर आप पाश्चात्य विचारकों में देखें तो वैसे तो ओपी गाबा को आप पढ़ सकते हैं अगर टीजीटी के लिए है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि प्रभुदत्त शर्मा को ही पढ़ें। किसको पढ़ें? प्रभुदत्त शर्मा को। प्रभुदत्त शर्मा को। भारतीय विचारकों में आप इसमें भी गाबा को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप टीजीटी के लिए जो है, टीजीटी के लिए पुखराज जैन, पुखराज जैन को पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है। अच्छा, पुखराज जैन को आप पाश्चात्य विचारकों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा डिटेल में कम है। आपको अगर पीजीटी के लिए पढ़ना है तो प्रभुदत्त शर्मा को ही पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिद्धांत पे। सिद्धांत पे वन एंड ओनली एक ही किताब में सजेस्ट करूंगा, ओपी गाबा। ओपी गाबा को ही मात्र और मात्र पढ़ें। हालांकि बहुत सी किताबें हैं, प्रभुदत्त शर्मा की भी किताबें हैं, ठीक है, अदर किताबें पब्लिकेशन की, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और सर्वमान्य है, जो आपको एक ही किताब, जब एक ही किताब से बेड़ा पार होगा तो कोई और किताब में भागने का मतलब नहीं है। संविधान के लिए आप क्या पढ़ें? देखिए, संविधान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम लक्ष्मीकांत। अब देखिए, सुभाष कश्यप वगैरह को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज कठिन है, और इस किताब को तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। एम लक्ष्मीकांत जैसी कोई किताब ही नहीं है, डिटेल में है, लेकिन हाँ, ये आप किताब को देख के डरिए मत। देखिए, पूरा टाइम है, समझदारी के साथ पढ़िए। इतनी बड़ी नौकरी आपको मिलने जा रही है, कितना कंपटीशन है, अगर डिटेल से और सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि आपको अकेले पढ़ने में दिक्कत आती है। हम लोग जब पढ़ाएंगे तो एम लक्ष्मीकांत 40 से 50 क्लास में पढ़ाएंगे, यानी 40 से 50 घंटे में। खुद आप पढ़े तो हो सकता है आपको 2-3 महीने खुद लग जाए, या फिर आप थोड़ा टाइम देके समझदारी से कहीं से कोई किसी के गाइडेंस में पढ़िएगा। सारी किताबों को गाइडेंस पढ़िए, क्योंकि ओपी गाबा भी पढ़ने जाएंगे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई और उपाय है ही नहीं, ठीक है। उपाय क्या है, या फिर हम बोलें कि हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो वो तो अलग बात होती है। तुलनात्मक राजनीति में सीबी गेना, वन एंड ओनली, ठीक है। लोक प्रशासन में, अब लोक प्रशासन में तो मैं बोलूंगा नोट्स ही पढ़िए, लेकिन बाकी आप चाहें तो बीएल फड़िया को पढ़ सकते हैं, या गाबा को भी पढ़ सकते हैं, बीएल फड़िया। और लोक अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी आपको बीएल फड़िया को पढ़ना है, ठीक है। प्रभुदत्त शर्मा की भी किताब आती है, लेकिन बीएल फड़िया प्रभुदत्त शर्मा में कोई ले सकते हैं। बहुत आपको पढ़ने का मन है तो मेरे एक टीचर हैं अशोक सिंह, ठीक है, अशोक सिंह यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, उनकी किताब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हालांकि हिंदी में शायद उनकी किताब नहीं है अवेलेबल, है इंग्लिश में ही है, आ गई होगी तो अभी नहीं बता सकता, तो उसको लेके पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ बुक लिस्ट नॉर्मल है, ठीक है। बाकी किसी कोचिंग के नोट्स भी अगर पढ़िएगा तो भी बुक को थोड़ा रिफर करिएगा, क्योंकि कई बार जो है कुछ चीजें टीचर बोल देता है कि ये चीज यहां से पढ़ लीजिए, और वो नोट्स में रहती नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं रणनीति पर, स्ट्रेटेजी, जो हमारे आज का लास्ट पार्ट है। स्ट्रेटेजी, देखिए अब स्ट्रेटेजी क्या हो, पेपर के लिए तैयारी कैसे की जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटेजी क्या हो। कितने मिनट में स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजी में देखिए आपको बताएं हम 3 चीज मैं फिर से बताऊंगा, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सिलेबस तो आपको बताएगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा उस जो क्या क्या पढ़ना को है, कितनी गहराई तक पढ़ना है। मान लीजिए जैसे आप पढ़ रहे हैं आदर्शवाद, तो आदर्शवाद में आप देखेंगे कि ग्रीन और हीगल तो है ही नहीं, रूसो और प्लेटो से काम बनेगा नहीं, पेपर तो आता है, तो उसके लिए वहां पे प्रिफर करेंगे। अब प्रैक्टिस क्या है कि आपने जो भी पढ़ा है वो कितना उपयोगी है, ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब ये भी नहीं होता, जब आप पढ़ लेते हैं व्यवहारिक पक्ष सामने आता है तब आपका चक्षु खुलता है कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था। यानी कि जो गलती आप एग्जाम में पढ़ने और रिवीजन करने के बाद एग्जाम में करने वाले थे, वो गलतियां पहले ही करके सुधार कर लीजिए। इसका मतलब है ये इतना जरूरी है, जान लीजिए कि यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। एक बार के लिए एक आध टॉपिक आपका छूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना आए या आ भी जाए, एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाए, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज आपके नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स देखिए, किसी कोचिंग के नोट्स पे, किसी अदर नोट्स पे भरोसा मत कीजिए, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। खुद बनाने का मतलब जो आप एग्जाम के एक हफ्ते में रिवाइज कर सकें, ये स्ट्रेटेजी आती है। जैसे कोचिंग का भी नोट्स आपको मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप अपने समझ के हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि मूल अधिकार के बारे में ही बताया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि भैया देखो मूलतः 7 अधिकार थे और बाद में 6 हैं, एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो आप अपने समझने के लिए लिखोगे कि भैया मूलतः ऐसे लिख दोगे,
वर्तमान में ऐसे लिख दोगे तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आपने ऐसा नोट्स बना लिया, ये किसी और को समझ में आएगा। और इस हिसाब से एक पन्ने में पूरा मूल अधिकार के नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका जल्दी से जल्दी सटीक रिवीजन कैसे होगा वो उस पर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, किताबें नोट्स कोई बड़ी बात थोड़ी है, मार्केट में जाइए सब मिलेगा, किताबें भरी पड़ी हैं। मैं 2-2 3-3 किताबें बता सकता था, लेकिन मैंने बेस्ट बुक्स ही बताई अभी आपको। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब नोट्स का फायदा क्या होगा? रिवीजन। रिवीजन कैसा भी? मल्टीपल टाइम रिवीजन, इतनी बार रिवीजन हो आपका जो आप पढ़ लियो। जैसे आज आपने पढ़ा, 1 महीने बाद कोई वो चीज पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। ये सोचे कि 1 महीने बाद रिवाइज करेंगे, ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे, नहीं होता है। एक सीक्रेट है ये। ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, यही होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लगे होने चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये तो हो गया कि आप सफलता कैसे पाएंगे ओवरऑल, और यही सच्चाई है। लेकिन अब पढ़ें कैसे? देखिए, पहले अपन टीजीटी के लिए डिस्कस करते हैं। टीजीटी में 3 चीजें हैं। ठीक है, हमारा जो है थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है, थ्योरी है और कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग समझ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं। तो अब यहाँ पे थिंकर में आपको देखे चलना है, ये इनको लेके पढ़ना है आपको। ठीक है, इनको अगर आप सेपरेट समझेंगे तो काम आपका नहीं बनेगा। मैंने दिखाए क्यों, जैसे बोधा वगैरह को आप पढ़ना चाहें, हीगल वगैरह को पढ़ना चाहें तो कोई मतलब ही नहीं मिलेगा, थिंकर ही नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप थिंकर के तौर पे पढ़ के वहां पढ़ेंगे, काम आपका बनेगा। और मैं क्लास में बताऊंगा, वो एक लंबा प्रोसेस है, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको कौन से थिंकर के साथ सिद्धांत को कैसे जोड़ के पढ़ना है। क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे या किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अलग से सेशन ले लेंगे। ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कैसे पढ़ना है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस ज्यादा है। अगर आप सोचे कि इसको पढ़ के इसको पढ़ें तो फिर क्या होगा कि आपको पढ़ने में 1.5 महीने 2 महीने खुद से लग जाएंगे। ठीक है, क्लास की बात अलग है, क्लास में तो हम 1 घंटा रोज पढ़ाएंगे तो 1 घंटे में आपका 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास दिन में 24 घंटे में 12 मतलब कह सकते हैं 23 घंटे होंगे। 23 घंटे में भी आप कैसे भी यूज कीजिए। ठीक है, 10 घंटे सो लीजिए तब भी आपके पास 13 घंटे बचेंगे। तो आप रिवीजन के साथ अदर चीज भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको शुरू से पढ़ना है, बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। शुरू से पढ़ना है, भले आपको इसको सरल है लेकिन टाइम आपको रटने में लगेगा। तो इसको शुरुआत साथ में इसको पहले कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। इन दिनों को लेके साथ में संयोग से चलिए। अगर आप मान लीजिए कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे से कम मत रखिएगा। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 से बहुत हो सकता है 4 घंटे करें, तो 6 घंटे में 4 घंटे यहाँ दीजिएगा, 1.5-2 घंटे यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, 1.5-2 घंटे यहाँ पे हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। ठीक है, या तो आप कर लीजिए कि शुरू में इसको ही खत्म कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वो फिर फील नहीं आता पॉलिटिकल साइंस वाला, कुछ लोग को मैं समझता हूँ, वो बोलेंगे भाई जब तक थिंकर और सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। अब बात करते हैं लोक प्रशासन की, तुलनात्मक राजनीति की और अपनी विदेश नीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तुलनात्मक राजनीति में आप लोग किताबें जो मैंने बताया गेना वगैरह को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बुद्धिमानी से पढ़ना होगा, पुराने पेपर को देखना पड़ेगा। और इसमें जैसे किताब पढ़ लीजिए, मैं यही बोल पाऊंगा। और ज्यादा सिलेबस नहीं है तुलनात्मक राजनीति में, तो हमने देखा कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में भी 2-4 देश का ही पढ़ना है, एलटी में अलग है और कह सकते हैं आपका पीजीटी में भी 2-4 देश का ही है, ज्यादा नहीं है। आप 1 हफ्ते में पढ़ ले जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन में थोड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। लोक प्रशासन में ऐसा कोई किताब नहीं कि जिसको आप मात्र पढ़ के जाएं काम बन जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है। आपको छांट पीट के सिलेबस और पुराना पेपर देख के ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज कोई टीचर के सानिध्य में आप पढ़ रहे हैं तो आपका काम सरल हो जाएगा। 15 से 20-25 क्लास में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। और 25 क्लास का मतलब होता है 1 घंटे की तो क्लास होती है, बाकी तो दिन आपके पास होता है ना। आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ से पढ़ेंगे तब भी 25 दिन लगेगा, लेकिन आपको 6 से 7 घंटा उस किताब में डेली देना पड़ेगा। उसके बाद भी अननेसेसरी चीजें आप पढ़ सकते हैं उसमें। ठीक है, मतलब पढ़ लेंगे, संभावना है, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अननेसेसरी तो पढ़ना ही नहीं है, फिर तो टाइम ही कहाँ बचा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है सफलता के लिए। तुलनात्मक राजनीति, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट हो, साथ में ये बहुत लंबा चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसको जल्दी पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है या फिर पढ़ भी रखा है लापरवाही कर रहे हैं, तो इसको रिवीजन करते चलिए, क्योंकि बाद में 40% आपका है। अगर इसके साथ गड़बड़ कर दिए तो आपके साथ धोखा हो जाएगा और फिर नंबर क्या है, स्कोरिंग कम हो जाएगी। लापरवाही में कुछ लोग रिवीजन नहीं करते, तो यहाँ पे तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ओवरऑल एक मैंने आज डिस्कस किया कि क्या पाठ्यक्रम है, कैसी रणनीति है, कौन सी पुस्तकें पढ़ें। ठीक है, आई होप आप लोग इस पे चलेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हमारी क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी, तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।